हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। बेटा आज हमारा टारगेट है इलस्ट्रेशन 41 to 45। ठीक है जी बाबू, रोज 5 क्वेश्चन कर रहे हैं, अगले 2 दिन में चैप्टर भी फिनिश हो जाएगा। एक आध इलस्ट्रेशन मैं कराऊंगा। सबसे पहले बेटा इलस्ट्रेशन नंबर 44 निकालना होगा। सबसे सिंपल बेटा, लेकिन जो ज्यादा सिंपल होता है ना वो ज्यादा परेशान भी कर जाता है कई बार। एक बार इलस्ट्रेशन नंबर 44 निकालो फटाफट से। निकाला बेटा 44 इलस्ट्रेशन। चलो जी, मैं रीड कर रहा हूं। फॉलोइंग आर द बैलेंस शीट ऑफ मिस्टर अनिल प्रिपेयर अ कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब ये काम की बात मैं आपको बता देता हूं। पहली बार किसी सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म की बैलेंस शीट दी है। मिस्टर अनिल की बैलेंस शीट है, किसी कंपनी की नहीं है और शेड्यूल 3 के हिसाब से नहीं है। दिखाई दे रहा होगा बेटा। बैलेंस शीट में कैपिटल, ट्रेड पेएबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, बैंक ओडी, फिक्स्ड एसेट्स, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, बैंक बैलेंस। और आपको बता देता हूं इसमें पहले कौन सा ईयर लिखा गया, प्रीवियस ईयर। ये हमेशा देख के करना, इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। कहीं फंस जाओ बेटा इस चीज में, छोटी सी चीज में, ठीक है ना। हमेशा पहले करंट ईयर नहीं लिखा होता बेटा, कंफ्यूज करने के लिए जान के पहले प्रीवियस ईयर दे देता है आपको। ठीक है जी। नीचे बेटा अदर इन्फो लिखी गई है। मैं बोल रहा हूं हद से ज्यादा आसान क्वेश्चन है, लेकिन हद से ज्यादा परेशान कर सकता है आपको अगर कोई चीज भी मतलब गलत सोची तो। कहता है बेटा there was neither any drawing nor any capital addition during the year। बेटा इस बात से क्या पता लगेगा, देखो कहता है ना तो पूरे साल भर में आपने 1 रुपए की भी ड्राइंग करी, ना ही पूरे साल भर में आपने कोई भी कैपिटल इंट्रोड्यूस करी। मेरी तरफ देखना सर, जब आप ओपनिंग कैपिटल पे होते हो और क्लोजिंग कैपिटल तक जाते हो, मतलब पिछले साल की कैपिटल दी है और बेटा सारी कैलकुलेशन के बाद क्लोजिंग कैपिटल आती है। सर क्या क्या चीजें ऐड या लेस होती है? ओपनिंग कैपिटल में प्रॉफिट होता है तो ऐड होता है, लॉस होता है तो लेस होता है, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस होती है तो ऐड होती है, ड्रॉइंग्स होती है तो लेस होती है। फिर जाकर कहीं मैं क्लोजिंग कैपिटल में पहुंचता हूं। आपको पता है क्वेश्चन ने क्या बोला? ना तो कोई ड्रॉइंग्स है ना ही कोई कैपिटल है। दैट मींस या तो प्रॉफिट हुआ होगा या तो लॉस, और तो कुछ हो ही नहीं सकता। और आप कैपिटल की तरफ एक बार नजर घुमाना। पहले कैपिटल कितनी थी? 3 लाख। अब कितनी है? 2,20,000, यानी कि 80,000 का लॉस। यानी कि नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम निकालते टाइम मैं 80,000 का लॉस तो लिख दूं, कोई दिक्कत तो नहीं। समझ आई है बात? समझ आई ना बेटा बात? बाबू सेकेंड वन, there was neither any purchase nor sale of fixed assets during the year। कहता है ना तो कोई फिक्स एसेट्स परचेज हुई ना ही कोई फिक्स एसेट्स सेल हुई ड्यूरिंग द ईयर। सर फिक्स एसेट्स की तरफ नजर घुमाना एक बार। फिक्स एसेट्स पहले कितनी थी? 3 लाख। अब कितनी हो गई? 2.5 लाख। सेल नहीं हुई लेकिन, यानी कि डेप्रीशिएट हुई, यानी कि डेप्रीशिएशन लगा। ऐसा थोड़ी 3 लाख की चीज 2.5 लाख की हो जाती है, जब बिकी नहीं तो फिर कैसे हो गई बेटा? डेप्रीशिएट हुई। सोच पा रहे हो मेरे साथ साथ? बस यही तो एडजस्टमेंट थी। ठीक है जी, करे सॉल्व। लो जी बेटा मैं कुछ लिखूंगा नहीं, बस फटाफट से बेटा सॉल्व करके आगे बढ़ा रहा हूं बात को। लो जी बेटा एसेट साइड से स्टार्ट करता हूं। डेप्रीशिएशन मिल गया मुझे 50,000 रुपए का, और कोई चेंज नहीं है, 50,000 का ही चेंज है, ना कोई परचेज है ना कोई सेल है, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में कुछ नहीं डाला। तो बेटा नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम 50,000 डेप्रीशिएशन के नाम से। यार बता दो, ऐसे ही है बेटा। इन्वेंट्री पहले 80 थी, अब 60 रह गई। दैट मींस सेल हुई होगी इन्वेंट्री की और पैसे आए होंगे, और पैसे आए होंगे बेटा। बाबू ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस के बाद इन्वेंट्री में 20,000 रुपए आए। आगे बढ़ोगे। ट्रेड रिसीवेबल पहले 40 थे, अब 42, यानी कि बेटा 2,000 रुपए का इंक्रीज इन करंट एसेट है, होगा माइनस। आगे बढ़ो जी। बैंक बैलेंस का कुछ होना नहीं बेटा, ये ओपनिंग कैश और कैश इक्विवेलेंट और क्लोजिंग कैश और कैश इक्विवेलेंट है। कैपिटल अभी पता लगाया बेटा, नेट लॉसेस है बेटा 80,000 रुपए के। और आपको बता देता हूं, ना कोई रिजर्व की बात है, ना कोई इंडायरेक्ट डिविडेंड, ना कोई प्रपोज डिविडेंड, ना कोई प्रोविजन फॉर टैक्स। जब कुछ है ही नहीं बेटा, तो यही होगा बेटा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, और ये लॉस है 80,000 का। ओके बात बाबू। ट्रेड पेएबल 1,10,000 से 1,31,000 रुपए, 21,000 का इंक्रीज। तो बेटा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस के बाद ट्रेड पेएबल में इंक्रीज। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस पहले 0 of 16,000, अगेन इंक्रीज। लो जी बेटा ये भी ऐड कर दिया।
बाबू बैंक ओवरड्राफ्ट पहले 10,000 के थे, अब 0। बैंक ओडी इज अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी। पहले 10,000 के थे, अब 0 हो गया, यानी कि आपने रीपेमेंट कर दी उसकी, तो फाइनेंसिंग में माइनस। क्वेश्चन सर लेकिन बता रहा हूं मैं, बैंक ओवरड्राफ्ट माइनस ही तो किया मैंने बाबू। वैसे तो द क्वेश्चन इज टेक्निकली रॉन्ग, बात तो ये ठीक कह रही है कि एक तरफ बैंक बैलेंस, दूसरी तरफ बैंक ओवरड्राफ्ट, ऐसे भी हो सकता है क्या कभी? हो तो नहीं सकता, ठीक है ना बेटा। लेकिन बाबू असम्पशन है, मजबूरी है। ऐसा मान लो एक बैंक अकाउंट आपका पीएनबी में है, वहां तो 15,000 पड़े हैं, दूसरा एसबीआई में, वहां बैंक ओवरड्राफ्टिंग है, ठीक है ना। दोनों को इकट्ठा नहीं कर सकते क्योंकि एक बैंक नहीं है, समझ आई बात। वैसे ऐसा होता नहीं जनरल केस में। लो जी, खैर इतनी बातों के, लेकिन मैं फिर वही बात बोल रहा हूं बेटा, आसान क्वेश्चन, अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन ज्यादा डिफिकल्ट होता है। आप किसी बच्चे को बहुत मुश्किल क्वेश्चन करा दो, ये दे दोगे ना, वो दोनों एडजस्टमेंट में ही रला देगा अपने आप को, मैं पक्की बात बता रहा हूं। पहली बार जो पढ़ता है उसको रलाता जरूर है, ठीक है जी। एक बेटा मेरे को अभी 43 की फाइनेंसिंग एक्टिविटी आपके साथ करनी है, ठीक है ना। इलस्ट्रेशन नंबर 43 निकालना, इलस्ट्रेशन नंबर 43 रीड करें बेटा। बाबू कहता है फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ XY लिमिटेड एज एट 31st ऑफ मार्च 18 एंड 31st ऑफ मार्च 17 प्रिपेयर अ कैश फ्लो स्टेटमेंट। बाबू आपको बोला जाता है इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड शेयर होल्डर फंड है जिसमें शेयर कैपिटल है बेटा। नोट नंबर 1 में 8.5 लाख अब हो गई, पहले 4,60,000 थी। नोट नंबर 1 रीड करना। सर इक्विटी शेयर कैपिटल पहले 4 लाख थी, अब 7.5 हो गई, और 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल पहले 60,000 थी, अब 1 लाख रुपए हो गई, ठीक है जी। दोनों में इशू है, इक्विटी में भी और प्रेफरेंस में भी, कोई दिक्कत नहीं, बढ़ते चलो। रिजर्व्स एंड सरप्लस, रिजर्व्स एंड सरप्लस नोट नंबर 2 मैंने देखा जनरल रिजर्व है और बेटा P&L का बैलेंस है, ठीक है जी। नॉन करंट लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, बेटा लॉन्ग टर्म बोरोइंग नोट नंबर 3 है। नोट नंबर 3 में अगर पढ़ता हूं तो बेटा 10% डिवेंचर थे जो पहले 2 लाख थे, अब 1,80,000 हो गए। बेटा फाइनेंसिंग एक्टिविटी जहां जहां से हो सकती थी मैंने तीनों बातें पढ़ दी, जबकि रिजर्व्स एंड सरप्लस से हो नहीं सकती थी, मैंने वो भी पढ़ दी, ठीक है जी। एक एडिशनल इन्फो देख लो बेटा ढंग से, जिसमें 1 मत देखो, पार्ट नंबर 2 देख दो। इंटायरम डिविडेंड पेड ऑन इक्विटी शेयर इज 80,000। प्यारे बच्चों अगर आपको एक बात मेरी ध्यान हो, मैंने फाइनेंसिंग एक्टिविटी में कहा था सब भूल जाना, एक बात कभी ना भूलना। अगर आपको कह दिया गया इंटायरम डिविडेंड इक्विटी शेयर का 80,000 पे कर दो, तो बेटा इक्विटी से पहले प्रेफरेंस का डिविडेंड पे होगा। ऐसी कोई कंपनी नहीं है बेटा जो इक्विटी का डिविडेंड पे कर देगी और प्रेफरेंस का पेंडिंग छोड़ देगी। कंपनी में पेमेंट बांटने का एक फिक्स सीक्वेंस है, याद है ना बेटा, ये बात बताई हुई है ना आपको बात। तो बाबू मुझे सिर्फ फाइनेंसिंग एक्टिविटी करनी है, आप सब मेरे साथ साथ सॉल्व करा दो एक बार फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ठीक है जी। लो नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि सीक्वेंस से लिखना होगा, लेकिन इक्विटी का डिविडेंड जब दोगे तो प्रेफरेंस का दे जरूर देना, चाहे सबसे ऊपर फाइनेंसिंग में इक्विटी का डिविडेंड दे दो, चाहे सबसे आखिरी में प्रेफरेंस का दे दो, पर दे जरूर दे। मैं ये नहीं कह रहा कि सीक्वेंस से लिखना आपको, ठीक है जी। चलो बेटा सबसे पहले नोट नंबर 1 इशू हुए इक्विटी शेयर 4 लाख से 7.5 लाख हो गए, ठीक है बेटा, यानी कि 3.5 लाख के इशू। ये लो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में सबसे पहले लिखूंगा इशू ऑफ इक्विटी शेयर 3.5 लाख। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं बाबू? हाथों हाथ डिविडेंड पे कर दो, कर दो हाथों हाथ डिविडेंड पे। बेटा इक्विटी का डिविडेंड पे करना है, कितना कहता है इंटायरम डिविडेंड 80,000 रुपए, ये मेरे को एडिशनल इन्फो कहती है, और एडिशनल इन्फो एक जगह नहीं जाती, 2 जगह जाती है। अब दूसरी जगह कहां जाएगी? वर्किंग नोट। वर्किंग नोट क्या कहता था? डिफरेंस इन द एसपीएल प्लस कर दो ट्रांसफर टू रिजर्व प्लस इंटायरम डिविडेंड प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर प्रपोज्ड डिविडेंड प्रीवियस ईयर माइनस रिफंड ऑफ इनकम टैक्स, यही बातें करता था। तो सर वर्किंग नोट बना रहा हूं, डिफरेंस इन द एसपीएल। सर एसपीएल में डिफरेंस है, देखो बेटा नोट नंबर 2 1,70,000 पहले था, अब 1,20 हो गया। डिफरेंस कैसे निकलता है? क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, यानी कि 1,20 माइनस 1,70, 50,000 का डिफरेंस एसपीएल में प्लस ट्रांसफर टू रिजर्व, ऊपर ही दिया है ट्रांसफर टू रिजर्व। बेटा बाबू आराम से देख लेना, इस बार रिजर्व में अमाउंट बढ़ी नहीं गिरी है। डिक्रीज इन द रिजर्व,
पहली बार किसी क्वेश्चन में हो रहा होगा मैं रिजर्व माइनस में लिख रहा हूं, पहली बार हो रहा है किसी क्वेश्चन में मैं रिजर्व माइनस में लिख रहा हूं। 43 क्वेश्चन पे हूं, अब तक नहीं लिखा, कोई दिक्कत तो नहीं? दो बात समझ में आई? सर इन टैरिफ डिविडेंड इधर देखना, ये जो 80,000 बांटता है इन टैरिफ डिविडेंड, ये यहां पर बेटा जाकर प्लस होता है। ओके बात, चलो अब तक बताओ कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? सर प्रेफरेंस शेयर भी तो थे बेटा आपको नोट नंबर 1 में, बेटा 60,000 से 1 लाख हो गए, यानी कि बेटा इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर 40,000। अब मेरे को बेटा डिविडेंड तो इस पे भी देना, आपने इक्विटी में डिविडेंड दे दिया, पर ऐसा तो नहीं सकता प्रेफरेंस का ना दिया हो। और बेटा अब मैं अगर आपसे पूछूं ये 40,000 के प्रेफरेंस शेयर कब इशू हुए, कोई डेट दी है ना क्वेश्चन में? नहीं, तो क्या मानेंगे कब इशू हुए? साल के आखिरी दिन हमेशा, यानी कि 31 मार्च 18 को, यानी कि डिविडेंड किस पे दिया जाएगा? 60,000। ठीक है ना जी? 60,000 का 8% 4800 रुपए, दो जी डिविडेंड 4800 रुपए। 60,000 के प्रेफरेंस शेयर थे 31 मार्च 17 को, और 31 मार्च 18 को हो गए 1 लाख रुपए। मैं ये पूछ रहा हूँ ये 40,000 का एडिशन कब हुआ? कुछ नहीं पता होता, हमेशा साल के आखिरी दिन होता है 40,000 का एडिशन। तो मैं डिविडेंड किस पे दूंगा? ये तो साल के आखिरी दिन इशू हुए, इसको भी डिविडेंड दे दूं। ये रहे मेरे पास एक दिन रहे, डिविडेंड किसको दूंगा? इसको दूंगा पूरे साल का। ये देर को अब बात समझ आ रही? कितने दिन हो गए करते करते? हाँ जी, मशीनरी की परचेज ना दियो आखिरी दिन, डिवेंचर का इशू ना दिया हो आखिरी दिन, डिवेंचर का रिडेम्पशन ना दिया हो आखिरी दिन, इक्विटी का बायबैक ना दिया हो आखिरी दिन, इक्विटी का इशू ना दिया हो आखिरी दिन, हमेशा आखिरी दिन। ठीक है जी? तो बेटा मैंने डिविडेंड दिया, अब काम की बात। सर यहां पर वर्ड था डिविडेंड ऐड करना, इंटरिम डिविडेंड। मैंने कभी नहीं कहा बेटा इक्विटी या प्रेफरेंस, दोनों का डिविडेंड ऐड होता है। ठीक है ना? अब बचा भी है बेटा, आप खुद सोचो अगर थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हो तो। सर जब मैं एसपीएल बनाता हूं तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकालता हूं, है ना? प्रॉफिट बिफोर टैक्स माइनस इनकम टैक्स पीएटी आ जाता है। और मैं जब आपको समझा रहा था, मैंने आपको बताया था बेटा कंपनी भी एक पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाती है, जिसमें वो क्या करती है बेटा? अपने ओनर से ड्यू अमाउंट को बेटा एप्रोप्रिएट करती है। जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आता है बेटा, इस वजह से हम बांटते हैं इंटरिम डिविडेंड, ट्रांसफर टू रिजर्व, प्रपोज्ड डिविडेंड ऑफ द प्रीवियस ईयर। तो बेटा प्रेफरेंस को कुछ दूंगा, डिविडेंड वो भी तो यही दूंगा, मैंने कब एसपीएल में दिया। और मुझे क्या चाहिए बेटा? प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस। सर अगर ये मैंने एप्रोप्रिएट किया है, मुझे प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस तक जाना है, तो ये सब ऐड ही तो करूंगा, तभी तो पहुंचूंगा प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस तक। तब भी ऐसे समझाया था, आज भी ऐसे समझा था, मैंने कुछ अनोखा नहीं किया बेटा, तब भी ऐसे समझाया था ना बेटा। आप सब चीजें एप्रोप्रिएट कर देते हो, तब एसपीएल की बात बेटा बैलेंस शीट में ट्रांसफर करते हो। लेकिन मुझे चाहिए बेटा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ये जो एसपीएल मुझे बैलेंस शीट में दिखाई दे रहा है ना 1,20,000 रुपए का, बाबू सब कुछ एप्रोप्रिएट होने के बाद है। वापसी जाओ प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस तक, जो जो माइनस किया बेटा सब ऐड करो। कोई दिक्कत तो नहीं? बात समझ में आई अब तक? बाबू इसके बाद लॉन्ग टर्म बोरोइंग पहले बेटा 2 लाख की थी डिवेंचर, अब 180 के हो गए, यानी कि 20,000 की रीपेमेंट कर दी आपने। लो बेटा 20,000 की मैंने रीपेमेंट कर दी, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? बाबू 10% इंटरेस्ट भी तो दिखाई दे रहा है डिवेंचर में। इक्विटी का डिविडेंड बांट दिया, तो आपको नहीं लगता डिवेंचर का इंटरेस्ट देना सबसे पहला नंबर सीक्वेंस है? सर 2 डिवेंचर का इंटरेस्ट, अब किस पे? 2 लाख पे 180 पे। क्यों? क्योंकि बेटा ये तो 20,000 की रीपेमेंट है, कब हुई होगी? साल के आखिरी दिन। तो यानी कि पूरे 2 लाख पे डिवेंचर का इंटरेस्ट देंगे, कितना बेटा? 10%। 2 लाख का 10% 20,000, और ये 20,000 कहां ऐड होंगे? एडजस्टमेंट है, इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम में 20,000 ऐड होंगे। कैलकुलेट हो जाएगा? ये देख लो, वैसे बता देता हूं, प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस कैलकुलेट हो गया, इसके अलावा कोई और एडजस्टमेंट इस क्वेश्चन में नहीं है। 14,800 रुपए, और फाइनेंसिंग एक्टिविटी जो भी आएगा बेटा हमने सब कर दिया। ठीक है जी? देखना कुछ नहीं है, आपने खुद से करना है। 41 to 45 लगातार होंगे, ये मत कहना मैंने कर दिया था, मैंने करा था, आपने नहीं किया। 41 से स्टार्ट हो जाओ, 45 तक फिनिश करके बताओ। होमवर्क कुछ नहीं है बेटा। ठीक है जी? कल छुट्टी रहेगी बेटा, कल संडे है। ठीक है? परसों मिलेंगे, परसों का टाइम चेंज है 4 से 5। आज के इतना ही रखेंगे बेटा। बाय बाय।